it is just an introduction of wave, and the basic formula of wave is V is equal to F lambda. Okay, V is equal to F lambda, where V is velocity, F is frequency, and lambda is wavelength. Okay, ये बात आप याद रखिएगा. वेलोसिटी चेंजेस, ये तो हम लोग पढ़ ही हैं. कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बात ही है. व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, है ना. तो इफ ray of light is passing from one medium to another medium, then its velocity changes, wavelength changes, but frequency does not change. Okay, ये बात याद रखिएगा. और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर के लिए आप ध्यान रखिए फ्रीक्वेंसी को. इसीलिए अगर रेड कलर का लाइट ग्लास से वाटर में गया तो रेड ही रहेगा, because its frequency doesn't change. Okay, ये बात याद रखना है. Normal at the point of intercept. ठीक है. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या हुआ? पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट ऑल लाई इन द सेम प्लेन. इसको मैं कोप्लेनर भी कह सकता हूं. ये पिछले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने बताया. कोप्लेनर मीन्स एक सरफेस पे, एक सरफेस पे. ये जो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो मान लिया यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए जो मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो क्या करेंगे कि ये मिरर रख दिए हैं, अब कार्डबोर्ड ऐसे ही रखा हुआ है, तो आप एक इंसिडेंट रे जब ड्रॉ कीजिएगा तो इस तरफ से जब आप देखेंगे तो आपको ये जो रे है इस तरफ से दिखेगा. इसी को आप बाहर की ओर ड्रॉ कर देते हैं और इसको आप रिफ्लेक्टेड रे करते हैं, और बीच में आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज नॉर्मल. तो ये आपने किस पे ड्रॉ किया? चार्ट पेपर पे ना ड्रॉ किया. तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सारा क्या हुआ? उस प्लेन सरफेस पे. दिस इज नोन एज कोप्लेनर. वही बात यहाँ भी है आपका. तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, कोई दिक्कत? देखो, आप बुक में इस तरह से नहीं देखिएगा एक्सप्लेनेशन. ये मैंने क्या किया, दो मीडियम को सेपरेट किया, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट इट बी n1 और इसका n2. ठीक है, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रख लिया. अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैंने ये इंसिडेंट रे गिराया, एंगल I1 बनाया. I नहीं लिख रहा हूं, I1 बनाया. तो मैंने पाया कि यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 बना. ठीक है. अब की बार मैंने क्या किया कि थोड़ा सा इंसिडेंट रे को थोड़ा अलग एंगल पे इंसिडेंट कराया. तो फिर मैं देखता हूं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है हमारा वो भी अलग होगा. स्वाभाविक बात है, नेचुरल है. Here I have taken I2 and therefore the angle of refraction is R2. Third case I have taken this type. Okay. Again we are finding that if the angle of incidence is different, then angle of refraction is also different. Okay. तो कोई भी व्यक्ति होगा वो देखेगा कि जरूर कुछ रिलेशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ऐसा तो नहीं हो रहा है कि I1 कुछ भी मैं रखूं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा सेम हो रहा है. तो किसी तरह रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाता है साइंटिस्ट लोगों के द्वारा. तो ये देखा गया कि I1 by R1 अगर देखा गया, फिर I2 by R2 देखा गया, फिर I3 by R3 देखा गया, तो ऐसा कोई खास रिलेशन नहीं मिला हमें. ओके. लेकिन जब मैं इन्हीं सब का साइन ऑफ एंगल I लिया,
साइन ऑफ एंगल R1 लिया, साइन ऑफ एंगल I2 लिया, साइन ऑफ एंगल R2 लिया, साइन ऑफ एंगल I3 लिया, साइन, ओके, तब एक बड़ा यूनिक रिलेशन हमें मिला। हमने देखा कि ये सारे रेशियो का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, और दैट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, वो जो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आ रहा है। या हम कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको ही हम लोगों ने नाम दिया, क्या नाम दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये डिस्कवरी किया गया था स्नेल के द्वारा। ये एक्सपेरिमेंटल है, इसका आपको प्रूफ नहीं मिलेगा, ये एक्सपेरिमेंटल स्नेल्स लॉ कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant. This constant value is known as refractive index. Okay? ये रिफ्रैक्शन कहलाएगा या नहीं? ये रिफ्रैक्शन कहलाएगा because although it is okay that light is not bending, but there must be the change in speed, and as we know that refraction, the cause of refraction is change in speed of light. इसलिए due to change in speed of light we can say here refraction is occurring. Second, ये कंडीशन हम मानेंगे कि रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है यदि N1 और N2 both are equal, ठीक? तो रे ऑफ लाइट अगर ऐसे गया तो ऐसा ही चला जाएगा। Here speed will not change and also ray of light is not bending. Therefore, we will say that here no refraction is occurring. यहाँ पे ये तो एयर हो गया ना भाई, ये भी एयर हो गया ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर इंसिडेंट रे जाने दे रहा हूं। दिस इज इंसिडेंट रे, ओके। और ये डेफिनेट आप मान लीजिए कि जब भी आप इंसिडेंट रे फॉल कराइए तो जिस इंटरफेस पे वो गिर रहा है उस पॉइंट पे तुरंत आप क्या कीजिए, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज नॉर्मल, ओके, एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एयर टू ग्लास में जा रहा है तो बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल होगा कि अवे? टूवर्ड्स नॉर्मल। वेरी गुड। अगेन दिस इज द इंटरफेस। we will draw normal, and in that case the ray will be away from normal. Okay, तो ये मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखा और ये मैं लिख रहा हूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। गौर कीजिएगा, मैं यहाँ R1 लिख रहा हूं, तो जो यहां होगा वो यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसलिए कि ये पैरेलल लाइन हो गया और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम कर रहा है ना? कर रहा है। तो ये अगर R1 है तो ये भी R1 है। बात समझिएगा। ये R1 है तो ये भी R1 है। अच्छा, और एक तरफ ये ग्लास से एयर में जा रहा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का भी रोल अदा कर रहा है या नहीं? कर रहा है। और ये इसका हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है टॉपिक में, 2 रिफ्रैक्शन, 2 रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक यहां पे हो रहा है और एक यहां पे हो रहा है, 2 रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो एंगल है इसको, ये है एक्चुअली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भले ही इसके बराबर
हो गया, लेकिन एक्चुअली इस जगह के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं, एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ, कोई बता सकता है? इमर्जेंस। वेरी गुड, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड दिस रे इज नोन एज इमर्जेंट रे। वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग कभी कभी नेक्स्ट क्लास में प्रूव भी करूंगा कि दिस एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज द प्रॉपर्टी। नाउ एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे इसकी, वो क्या पढ़ेंगे? मैं यहां पर थोड़ा रब कर देता हूं। आप एज्यूम कीजिए, यदि ये स्लैब नहीं होता तो रे ऑफ लाइट ये जो फॉल कर रहा है वो ऐसे चला जाता, जाता कि नहीं जाता। लेकिन चूंकि हमने यहाँ स्लैब रखा तो रे ऑफ लाइट में डेविएशन आया, ठीक? तो ये इमर्जेंट रे, ठीक है, और ये जो आपका ओरिजिनल रे था, ओरिजिनल रे, इन दोनों में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। आया ना? डिफरेंस आ गया। यानी ये जो रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, वो स्लैब के कारण क्या हो गया? शिफ्ट कर गया। शिफ्ट, ऐसे करके शिफ्ट कर गया, इसलिए इस शिफ्ट का नाम पड़ गया लैटरल शिफ्ट, या आप इसे प्यार से लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ओके ओके मेरे प्यारे बच्चों, रिलेटिव इंडेक्स का कई तरह से यहाँ पर निकाल दिया हम लोग रिलेशन। एक हो गया, ये शुरुआती था स्पीड ऑफ लाइट का मीडियम 1 टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और उसके बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स को ऐसे हमने समझाया था 2/1, और ये स्नेल्स लॉ के तहत। तो ये आपका बेसिक एक रिलेशन हो गया, n2 sin r इज इक्वल टू n1 sin i, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ साथ वो मीडियम है जिसमें वो रे मुड़ रहा है। So that's all. Have a nice day.